गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के सुपर संडे कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आस के इस वीडियो में। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले 2-3 बातें सिर्फ मैं आपको कहता हूं, फिर अपना वीडियो शुरू हो जाता है। तो आज हमने प्रश्नों की कुछ सीरीज ली है बेहतरीन वाली, और जो भी नए चैनल पे जुड़े हैं उनके लिए पहले ये बात कि डेली क्लास ये चलती है रात 8 बजे रोज़ाना। डेली ये क्लास रात 8 बजे रोज़ाना चलती है। पहली बात जान लें, जो पहली मर्तबा हमारे चैनल से जुड़े हैं वो हमारे भाई जो भी हों। दूसरा बात यह है कि पूरा वीडियो देखिएगा मित्रों, क्योंकि वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्नों की सीरीज है, इसमें कैसे प्रश्न लिए गए हैं, और तभी आप उसमें देखते भी हैं। कोई कमी हो, कोई भी कमियां अगर होती हैं तो उस पर आप कमेंट्स करते हैं, जिसको मैं एकदम ध्यान से देखता हूं कि क्या हमारा कोई फॉल्ट तो ना है, तो उन चीज़ों को भी मैं गौर करता हूं। ठीक है। तीसरी बात यह है मित्रों कि टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए रोज़ाना शाम 6 बजे। टेलीग्राम पे शाम 6 बजे एक प्रश्न मैं डालता हूँ, जिसके वोट मैं आपसे मांगता हूँ, और उसमें सही आंसर भी मार्क होता है। जो आप सेलेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि आपने कौन सा मार्क कही या सही आंसर। तो टेलीग्राम पे आप जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको जो है प्रश्नों की सीरीज और बाकी पीछे के सभी वीडियो आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं। आज के सुपर संडे का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और पहला क्वेश्चन हमारा मित्रों पूछ रहा है। तो चलिए मित्रों, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, इस वीडियो का सुपर संडे का पहला क्वेश्चन इस सीरीज का प्रश्न का कहना है कि ब्लू न्यूड 1899 से लेकर 1900 के बीच में ये ब्लू न्यूड बना को चित्रित करने वाले कलाकार कौन है। ठीक है, ब्लू न्यूड चित्र का नाम है, जो 1899 से 1900 के अंतराल में बन के तैयार हुआ। इस चित्र का चित्रकार कौन है? जॉर्जेस सेरात, एंडी बरहोल, जॉर्जेस रॉल्ट या हेनरी मैटिस। तो पहले क्वेश्चन का जवाब फटाफट ड्रॉप करिए कमेंट्स बॉक्स में। हम उत्तर पहला देखते हैं किसका आता है, और हमारे पहले क्वेश्चन का जो जवाब होगा सही वो हो जाएगा मित्रों हेनरी मातिस। क्या हो जाएगा? हेनरी मातिस। ठीक है, ब्लू न्यूड्स को चित्रित किया हेनरी मातिस ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हमारा, एडगर डेगास द्वारा स्वयं सुखाने वाली महिला तकनीक इस्तेमाल करती है। यानी एडगर डेगास ने एक चित्र बनाया जिसका नाम है स्वयं सुखाने वाली महिला। वो किस तकनीक में बना है, ये प्रश्न बस पूछ रहा है हमारा। हैचिंग में बना है, सम्मिश्रण में बना है, स्टेपलिंग में बना है, या छायांकन में बना है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कमेंट्स में एक हिस्सा कमेंट्स का मैं लूँगा आज फिर से। अर्चना पांडे जी एक हैं जिन्होंने कमेंट्स किया था कि सर जो चश्म होता है, जो सवा चश्म है, 2 चश्म है, 1 चश्म है, जो भी शैली में बने हैं, इसके जो प्रश्न होते हैं इसके बारे में क्लियर जो है सर हमको बताया जाए। तो आप सबको मैं बताऊंगा। इसके लिए मैं बाकायदे एक वीडियो में जो है उस पर स्पेशली जो है एक जो है वीडियो तैयार करूंगा, और उसको मैं आपको लोग को जो है दूंगा, ताकि आप लोग उसमें अच्छे से उसको समझ लें। तो अर्चना जी, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए इन्हीं बातों के साथ प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देख लेते हैं। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा हैचिंग। क्या होगा मित्रों? एडगर डेगास द्वारा स्वयं सुखाने वाली महिला तकनीक का इस्तेमाल जो होता है करती है वो है हैचिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 3 सुपर संडे टेस्ट सीरीज के 30+ सीरीज के आज के इस वीडियो में तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि सारनाथ बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर की बनी है। सारनाथ में जो बुद्ध हैं उनकी जो मूर्ति है वो किस पत्थर की बनी है? जोधपुर बलुआ पत्थर की, चुनार बलुआ पत्थर, कश्मीर चूना पत्थर, या मद्रास ग्रेनाइट। ठीक है, तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए। किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो फटाफट उस प्रश्न को आप अपने अंदर मेंशन कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे
टेलीग्राम पे कहीं भी डालिए, आपको उसका रिप्लाई देखने के बाद मिलेगा। जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर सवालों का जवाब क्लियरिटी किया जाए। तो चलिए मित्रों, तीसरे प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चुनार बलुआ पत्थर। ठीक है, सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति जिस पत्थर की बनी हुई है उस पत्थर के बनने का है चुनार बलुआ पत्थर। आइए इस प्रश्न को देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में ये, और इससे बिल्कुल केयर रखिएगा। मैं ये कहूँगा कि ओबामा के पहले राष्ट्रपति पद के पोस्टर हो, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जब पहले राष्ट्रपति पद पर, यानी राष्ट्रपति पद वो पहली मर्तबा जब पाए, तो पद के पोस्टर होप के प्रमुख दृश्य तत्व क्या था। यानी ओबामा ने जब राष्ट्रपति पद लिया अमेरिका में, तो उनके पद के पोस्टर बना जिसका नाम है होप। तो उस होप जो पोस्टर बना है राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के मतलब खुशी में, उसका प्रमुख दृश्य क्या था मित्रों। एक ईगल था, सितारे और धारियां थीं, ओबामा की छवि थी वो, या ओबामा डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हाथ मिलाते हुए ये था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका डी, ओबामा मनमोहन सिंह के साथ हाथ मिलाते हुए। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, ओबामा मनमोहन सिंह के साथ हाथ मिलाते हुए। यानी ओबामा के पहले राष्ट्रपति पद ग्रहण करने पर अमेरिका में वो चित्र बना था जिसका नाम था होप। ये याद रखिएगा, होप शब्द याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न को घुमाएगा तो पूछेगा भी। ठीक है, कि ओबामा, प्रश्न ये भी कह सकता है कि पहले राष्ट्रपति पद पर चयनित होने के बाद ओबामा डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हाथ मिलाते हुए पोस्टर को निम्न में से क्या नाम दिया गया, तो होप नाम दिया गया। ठीक है, ऐसे करेगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 हमारा पूछ रहा है, लिनो नक्काशी में किस तरल का उपयोग किया जाता है। लिनो नक्काशी है, उसमें एक तरल का यूज किया जाता है, वो तरल कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक है, लिनो नक्काशी में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रिक एसिड तरल इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। इन चारों में से वो कौन सा तरल है जिसका प्रयोग किया जाता है लिनो नक्काशी में। ठीक है, तो मित्रों 5वें प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, वही तरल है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो लिनो नक्काशी में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है कि स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसे डिजाइन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजाइन क्षेत्र के रूप में जिसे हम जानते हैं वो कौन सा है इनमें से। एन एक्सपोज्ड भाग है वो, फैब्रिक भाग है, भूरे रंग के टेप से ढका हुआ हिस्सा है, या उजागर भाग है। कौन सा भाग है स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजाइन क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला हिस्सा। और इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक और कमेंट्स फिर लूँगा मैं, और वो कमेंट्स था हमारी नीलम सिंह जी का, शायद नीलम सिंह ही था उनके आईडी पे, और उनका कहना था कि सर जो मैंने सैटरडे को प्रश्न दिया था, कुछ नए प्रश्नों की सीरीज थी, कि सर इस प्रश्न में बहुत सारे मेरे गलत हो गए, इससे लगता है कि मेरी तैयारी जीरो है। तो उस नीलम जी को मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के गलत उत्तर आपने जो है कमेंट्स में कर दिया, नहीं जान पाई, तो उससे क्या आपकी तैयारी जीरो हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी तैयारी जीरो हो जाएगी। उस तरह के प्रश्न जैसे कि आज मैं वीडियो में दे रहा हूँ जो सुपर संडे, इसमें भी कुछ अच्छे प्रश्न हैं। अगर आपको मैं बता दूं कि अगर कुछ वीडियो ऐसे हैं जो नए सीरीज के नए प्रश्नों के साथ दिए जाते हैं, तो उसकी अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो अच्छी बात है। अगर आप गलत कुछ क्वेश्चन कर देती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शून्य कैटेगरी पे पहुंच गई, शून्य पे नहीं गई। ये हो गया आपका कॉन्फिडेंस लो रहा है, आप अपने कॉन्फिडेंस को लो कर रही हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, आपको ये जानना है कि हाँ हमें कुछ इस वीडियो में नया मिला आज जो हम नहीं संभाल पाए,
और हमें उसको जो है रिपीट करके अच्छे से देख के संभालना है, ताकि जो है उस नए चीज़ों को देने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है मित्रों कि जो भी क्वेश्चन घुमा के आते हैं सिलेबस से, उसमें कुछ नए प्रश्न आ जाएंगे, और वो प्रश्न अगर इस तरह के हुए तो आपको वहाँ कोई तकलीफ ना हो, बस यही देने का पर्पज़ है, ना कि ये सोचने का कि आप जीरो हो गई। तो फिर अभी कभी ऐसा मत सोचिएगा, आप जीरो नहीं हैं, बिल्कुल आप लोग जो भी चैनल पे हैं हीरो हैं अपने आप में, एक बेहतरीन जो है टीचर के रूप में उभरने वाले हैं आने वाले समय में, पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है। तो आपको अपना विश्वास बनाए रखना है। और इसी बात के साथ प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हम लोग देखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा अनएक्सपोज्ड भाग। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजाइन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है अनएक्सपोज्ड भाग को। तो उम्मीद करता हूँ कि नीलम जी को बात क्लियर समझ में आ गई होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? प्राचीन केंद्र के रूप में भारतीय चित्रकला को, यानी सबसे पुराना रूप में, हम सबसे पुराना रूप में भारतीय चित्रकला को जानते हैं, वो जगह कौन सा है पूछ रहा है। वो जयपुर जगह है, दिल्ली है वो जगह, गुजरात है या महाराष्ट्र है? तो भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र के रूप में हम जिस जगह को जानते हैं उस जगह का नाम है गुजरात। क्या नाम है मित्रों? भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र, सबसे पुराना केंद्र गुजरात रहा है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 8 का कहना है कि क्यूबिज्म का घोषणा पत्र किसने लिखा? क्यूबिज्म का घोषणा पत्र लिखने वाले कौन हैं? फिलिप्पो टॉमासो मारिनेटी, गिलोम ओपिलिनेयर, आंद्रे ब्रेटन या जॉर्जे ब्रेक? क्यूबिज्म मीन्स घनवाद। क्यूबिज्म मीन्स घनवाद। क्यूब का मतलब होता है घन, और क्यूब गणित की भाषा है, इंग्लिश भाषा है उसकी क्यूब्स। तो क्यूबिज्म का घोषणा पत्र किसने लिखा? तो घोषणा पत्र से संबंधित 2 प्रश्न टीजीटी पीजीटी के 21 में आए हैं। आप अपना पेपर देख लीजिएगा जिन्होंने दिया है। तो मित्रों 8वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा गिलोम ओपिलिनेयर। क्यूबिज्म का घोषणा पत्र किसने लिखा था? गिलोम ओपिलिनेयर ने लिखा था। ठीक है, तो 8वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है, पेटीना क्या है? व्हाट इज पेटीना? पेटीना क्या है मित्रों? क्या वो पेंट कोडिंग है? क्या वो रासायनिक प्रतिक्रिया है? सतह की सफाई करने का एक हिस्से का नाम पेटीना है? या सतह की जो धुलाई किया जाता है उस हिस्से को हम पेटीना कहते हैं? तो इन चारों ऑप्शनों में से किसे हम पेटीना के रूप में जानते हैं? बस इतना ही प्रश्न पूछ रहा है हमसे, और इस प्रश्न का हमारा जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, रासायनिक प्रतिक्रिया। पेटीना क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है संख्या 10, सुपर संडे टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है। आज की सुपर संडे का टेस्ट सीरीज चल रहा है मित्रों, और इस संडे में आपको हम दे रहे हैं 30+ प्रश्नों की सीरीज। और देखिए कि कैसा है आज के प्रश्नों का सीरीज और कितना है आपके हक में सही। प्रश्न संख्या 10 का कहना है, राम किंकर बैज ने ज़्यादातर किस माध्यम में मूर्तियाँ बनाई? मिट्टी में, संगमरमर में, सीमेंट में या कंक्रीट में? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कमेंट्स फिर मैं लेना चाहूँगा अपने वीडियो में। कमेंट्स था, सर आपकी आवाज़ कम आती है। तो क्या सचमुच मेरी आवाज़ जो है कम थी कल के वीडियो में, सैटरडे वाले में? ज़रा आप लोग भी बताइएगा। अगर थी तो ठीक है, उसको केयर किया जाएगा, और बिल्कुल केयर किया जाएगा, क्योंकि आवाज़ अच्छी आनी चाहिए भाई। अगर आवाज़ अच्छी नहीं आएगी तो कैसे हम लोग जो है अपने प्रश्नों को क्लियर समझेंगे? ठीक है, तो इसका बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। तो 10वें प्रश्न का हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, सीमेंट और कंक्रीट माध्यम में किंकर साहब ने ज़्यादातर
बनाया है माध्यम अपना सीमेंट और कंक्रीट का, जिसमें सांथाल परिवार भी शामिल है, जो कलकत्ता के शांति निकेतन के प्रांगण में बना हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, राजा, गिद्ध और ग्रिफिन तीनों एक ही में है। देखिएगा, राजा, गिद्ध और ग्रिफिन चित्रित किया किसने? बस इतना ही प्रश्न का कहना है कि राजा, गिद्ध और ग्रिफिन चित्रित किया किस चित्रकार ने? मंसूर ने, बसावन ने, बिहजात ने या मीर सैयद अली? ये चारों मुगल दरबार के चित्रकार थे, अलग अलग मुगल के दौर का, यानी मुगल शैली के अलग अलग बादशाहों के, शासकों के दौर के चित्रकार रहे हैं। लेकिन इनमें से वो कौन चित्रकार है जिसने राजा, गिद्ध और ग्रिफिन को चित्रित किया? तो 11वें प्रश्न का हमारा जवाब होगा मंसूर ने। किसने मित्रों? मंसूर ने। इस प्रश्न में गिद्ध जो शब्द है, इससे ही जो है कॉमन पकड़ लीजिए आप कि पशु पक्षियों के चित्रकार के रूप में मंसूर प्रसिद्ध थे, जहांगीर के, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार के। ठीक है। पशु पक्षी प्रकृति दृश्यों के चित्रण को किया करते थे बेहतरीन तरीके से, जिसमें से एक चित्र उनका बाज भी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 का कहना है, खजुराहो में कदरिया महादेव मंदिर के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी विशेषता उपर्युक्त नहीं है? मतलब सही नहीं है। खजुराहो में जो कदरिया महादेव का मंदिर है वो कहाँ है? खजुराहो में है। और इन चारों बातों में से उसकी एक विशेषता रही है, यानी खजुराहो के कदरिया महादेव मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में से इनमें से 3 विशेषताएं दे रखा है, चौथा जो विशेषता है इनमें शामिल नहीं है। कौन है? बस इतना ही पूछ रहा है। डबल लैटिन क्रॉस, हाइपोडियम, सांधारा प्रकार या लैटिन प्रकार शिखर। तो इन चारों में से कौन सा है जो उसको विशेषता के रूप में खजुराहो मंदिर के, कदरिया महादेव मंदिर को खजुराहो के नहीं दर्शाता है? तो 12वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैटिन प्रकार शिखर। कौन सा? लैटिन प्रकार शिखर नहीं है विशेषता कदरिया महादेव मंदिर के जो खजुराहो में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 13 को देखिए। पूछ रहा है 13 नंबर प्रश्न, पेरिस में यूनेस्को की इमारत पर, पेरिस जो है यानी यूनेस्को की इमारत पर भित्ति चित्रण जिसका नाम है चंद्रमा की दीवार, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने चित्रित किया? मतलब यूनेस्को जो है वो कहाँ है? पेरिस में है। सीधी सीधी बात पहले लाइन से पता चलता है कि यूनेस्को जो विरासतों को अपने इथी में दायरे में शामिल करता है, अच्छे अच्छे विरासत चीज़ों को जो दायरे में शामिल करता है, जैसे कि 2021 में भी जो है कई चीज़ों को उन्होंने शामिल किया है। तो पूछ रहा है कि ये पेरिस में है और यूनेस्को की जो इमारत है उसमें एक भित्ति चित्र बना है जिसका नाम है चंद्रमा की दीवार। किस यथार्थवादी चित्रकार ने उसको चित्रित किया? जॉन मीरो ने, साल्वाडोर डाली ने, रेने मैग्रिट या पाल डेलबाक्स ने? ठीक है। तो 13वें प्रश्न का बस इतना ही पूछना है और इसका जवाब हमारा होगा मित्रों जॉन मीरो। चंद्रमा की दीवार को जिस यथार्थवादी चित्रकार ने चित्रित किया उस चित्रकार का नाम है जॉन मीरो। और प्रश्न इसमें थोड़ा सा अगर बदलना चाहे तो बस इतना ही पूछेगा कि यूनेस्को की इमारत पर जॉन मीरो द्वारा चित्रित इनमें से कौन सा भित्ति चित्र शामिल है? बस इतना ही प्रश्न घुमाना है। अगर मैं कहूँ तो मैं अपना प्रश्न ऐसे ही बनाऊंगा, अगर मुझे बनाने के लिए मिले तो मैं प्रश्न में बदलाव यही करूंगा कि मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि यूनेस्को की इमारत पर यूनेस्को की इमारत पर जॉन मीरो द्वारा चित्रित भित्ति चित्र निम्न में से कौन सा है? ठीक है। या फिर मैं ये पूछ सकता हूँ कि अति यथार्थवादी चित्रकार जॉन मीरो ने यूनेस्को की इमारत पर निम्न में से कौन सा भित्ति चित्र चित्रित किया? बस इतना ही मैं प्रश्न पूछूंगा। इसी तरह से मैं प्रश्न बस पूछूंगा अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो।
आइए अगला प्रश्न बढ़िए। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न का कहना है विनोद बिहारी मुखर्जी 1946 से 1947 के अपने मध्ययुगीन संत के भित्ति चित्र को किस तकनीक से चित्रित किया। विनोद बिहारी मुखर्जी जिनके जीवनी पर द इनर आई एक फिल्म बन चुकी है सत्यजीत रे द्वारा, क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी अंधे थे और एक अंधे चित्रकार थे जो कि जन्म से नहीं थे, बाद में अंधे हुए। और उन्होंने 1946 से 47 यानी पूरे 46 से 47 एक साल के अंतराल में उन्होंने मध्ययुगीन संत जो चित्रित किया, जो भित्ति चित्र है मध्ययुगीन संत। और सिर्फ इतना पूछ रहा है तकनीक क्या है उस चित्र का चित्रित करने का, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेस्को, एक्रिलिक या तापमान। ठीक है, तो प्रश्न मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छे से, और हमारे प्रश्न का जो जवाब होगा वो मित्रों हो जाएगा फ्रेस्को ब्रूनो। ठीक है, मध्ययुगीन संत चित्रित किया गया विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा, समय लगा 1946 से 47, वो है भित्ति चित्र, तकनीक है फ्रेस्को ब्रूनो। इतनी बात मैंने क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि इसमें प्रश्न इसी तरह बनेंगे, यही कॉमन पॉइंट है प्रश्नों के बनने का। सिर्फ इतना ही पूछ लेगा आपसे घुमा के एक बार, फ्रेस्को ब्रूनो तकनीक में मध्ययुगीन संत को विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा चित्रित किया गया किस वर्ष में। तो वर्ष यहाँ सामने दिख रहा है आपको, या ये पूछ देगा मध्ययुगीन संत को विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा जो फ्रेस्को ब्रूनो तकनीक में चित्रित किया गया निम्न में से क्या है, भित्ति चित्र है, पेंटिंग है या क्या है, तो ये भी इसमें शामिल है। उसी तरह से पूछ देगा कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने 1946 से 1947 के बीच फ्रेस्को ब्रूनो तकनीक में निम्न में से कौन सी भित्ति चित्र चित्रित की, तो मध्ययुगीन संत। यानी इतना मार्क मैंने इसीलिए किया है ताकि आपको बता सकूं कि कितने प्रश्न घुमाएगा इसमें। एक एग्जामिनर इसी तरह से सोचता है प्रश्नों को और इसी तरह से तैयार करता है, कोई नई चीज़ नहीं लाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नई चीज़ में सिर्फ इतना ही होगा न्यू मित्रों कि आधुनिक समय में जो हमारे चित्रकार हैं जिनको जो है पुरस्कार मिल रहे हैं, चाहे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, उसमें से जो है 2 4 5 प्रश्न जरूर आएंगे, तो वो आप घबराइए मत, वो हम कुछ समय में सब तैयार करता हूँ आपको मैं दूंगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस बने रहिए चैनल पे। 15 नंबर प्रश्न हमारा पूछ रहा है स्टोनहेंज किस देश में है। स्टोनहेंज किस देश में है, चीन में है, फ्रांस में है, जापान में है या ग्रेट ब्रिटेन में है। तो ड्रॉप करिए फटाफट आंसर, कोई भी सवाल हो कमेंट करिए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या इसी चैनल के मैसेज में, इनबॉक्स में, कहीं भी आप जो है इन तीनों जगहों से कहीं भी जो है आप मैसेज करिए, आपको पूरी की पूरी उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। हर वीडियो में 1-2 कमेंट्स को मैं लेता हूँ जो ज़रूरी होता है जवाब देना। तो चलिए पहले इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा डी, ग्रेट ब्रिटेन। स्टोनहेंज जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 का कहना है कि भारत में एक्रिलिक रंगों की खोज इनमें से किसके द्वारा मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक्रिलिक रंगों की खोज मानी जाती है किसके द्वारा। माना जाना, मान लेना, दोनों में अंतर होता है। एक होता है माना जाना, यानी सिर्फ मानी जाती है एक्रिलिक रंगों की खोज के रूप में इनमें से किनको, कौन से कलाकार को, ये पूछ रहा है। ठीक है, और एक होता है कन्फर्म है एकदम कि यही है, कन्फर्म्ड है। तो कन्फर्म होना और माना जाना दोनों में अंतर होता है। ठीक है, माना जाने में अर्थ ये हुआ कि कोई और भी होंगे जिनको माना गया, बस अंतर ये होगा कि कौन पहले और कौन बाद में था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, भारत का पिकासो किसे कहा जाता है। तो भारत का पिकासो के रूप में अगर देखा जाए तो यामिनी रंजन राय जी को भी कहा जाता है और MF हुसैन जी को भी कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये हो गया कि दोनों हैं, तो इन दोनों में सबसे पहले जो रहा है उसको पहले जिक्र किया जाए। पहले जो
यामिनी रंजन राय से पहले अगर एम एफ हुसैन रहे हैं तो उनको जो है पहले भारत का पिकासो कहा जाता था, उसके बाद यामिनी रंजन राय को कहा जाने लगा। ठीक उसी प्रकार एक्रिलिक रंगों की खोज मानी जाती है किसको, इनमें से अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल या एम.एफ. हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सतीश गुजराल को। भारत में जो एक्रिलिक रंगों की खोज का श्रेय दिया गया, माना गया जिसे, वो है सतीश गुजराल। बस इतने। जैसे कि आपको याद होगा एक प्रश्न और मैंने बनाया था किसी वीडियो में, उस पर कमेंट्स भी किया था विशाल जी ने जो राजस्थान से, वो भी और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि हाँ वो था कि आपका कला के जो पितामह कहा गया था राजा रवि वर्मा को। ठीक है, राजा रवि वर्मा को इस समय पितामह कहा जाता है, लेकिन माना जाता है एक शब्द था, तो माना जाता में अवनींद्रनाथ टैगोर को भी माना जाता है, लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा का समय काल अलग अलग है। ठीक है, बस इतना अंतर है। तो प्रश्नों में थोड़ा सा वहाँ चेंजिंग करना चाहिए था कि किसे पहले माना गया, वरना पितामह जो है राजा रवि वर्मा को ही माना गया है और अवनींद्रनाथ टैगोर को भी माना जाता है, लेकिन कब, सवाल ये होना चाहिए था। ये बस वहाँ फाल्ट था और कोई फाल्ट नहीं था। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा। पूछ रहा है इनमें से पैग ग्रुप सचिव का नाम बताना है आपको, यानी पैग ग्रुप का सचिव कौन था। FN सुजा थे, मुल्कराज आनंद थे, SK बाकरे या MF हुसैन। इन चारों में से वो कौन शख्स था जो पैग ग्रुप का सचिव रहा। तो मित्रों 17वें प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ए, FN सुजा जो है पैग ग्रुप के सचिव थे। ठीक है, पैग ग्रुप का सचिव कौन था, FN सुजा साहब। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या हमारा 18 है। ठीक है मित्रों, 18वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है फॉल्स बाइटिंग का प्रयोग किया जाता है। फॉल्स बाइटिंग ये शब्द है और इसका यूज किया जाता है लिथो पत्थर में, लकड़ी के ब्लॉक में, सिल्क स्क्रीन में या धातु प्लेट में। इन चारों में से कौन से हिस्से में, किस जगह पे इनमें से फॉल्स बाइटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रॉप करिए आंसर फटाफट। सुपर संडे टेस्ट सीरीज के आप 30+ का वीडियो देख रहे हैं। हर हफ्ते में 30+ की वीडियो सुपर संडे सीरीज में आपको मिलती है और आज भी आपको मिल रही है, जिसका 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है और आपसे पूछ रहा है उसका उत्तर। तो मित्रों 18वें प्रश्न का हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा धातु प्लेट। फॉल्स बाइटिंग का प्रयोग धातु प्लेट में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न का कहना है चावंड रागमाला एक महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है। चावंड रागमाला एक महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है। मेवाड़ शैली की, किशनगढ़ शैली की, बूंदी शैली या गुलेर शैली की। इन चारों में से किस शैली की चित्रित पांडुलिपि ग्रंथ है चावंड रागमाला। ठीक है, तो 19वें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ए, मेवाड़ शैली की। तो प्रश्न में चेंजिंग थोड़ा सा करके बस इतना ही पूछ सकता है कि चावंड रागमाला एक महत्वपूर्ण चित्रित मेवाड़ शैली का है, तो क्या पूछ लेगा, है मतलब पांडुलिपि है, ग्रंथ है, या ऐसे ही कह के आपसे पूछ लेगा। तो वहाँ भी ये भी ध्यान देना है कि वो एक पांडुलिपि है। ठीक है, 20वें प्रश्न की तरफ आइए। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है। इनमें से एक चित्रकार थे जो अति यथार्थवाद से प्रभावित, ठीक है, अति यथार्थवाद से प्रभावित रहे। क्या वो MF हुसैन साहब थे, जे स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, RK लक्ष्मण। इनमें से वो कौन सा आधुनिक चित्रकार है जो अति यथार्थवाद से प्रभावित रहा। बस इतना ही प्रश्न पूछ रहा है और
इस प्रश्न का यानी 20वें नंबर प्रश्न का उत्तर होगा विकास भट्टाचार्य। ठीक है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आधुनिक युग के चित्रकार या कलाकार विकास भट्टाचार्य निम्न में से किस वाद से प्रभावित थे। प्रश्न ये भी चेंज करके बता सकता है, तो आप वहां तब ऑप्शन में देखिएगा अति यथार्थवाद होना चाहिए ऑप्शन वहां पे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। 30+ प्रश्नों की सीरीज का 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। और अभी तक जो भी कमेंट्स आए होंगे उम्मीद करता हूं कि अच्छे आए होंगे। बेहिचक रहिएगा। अगर प्रश्नों की संख्या कुछ आपसे फॉल्ट हो जाती है, गलत हो जाता है, तो आप अपने आप को शून्य ना समझिए, ये समझिए कि कुछ हमें नया मिला जो हम नहीं कर पाए, इसको हमको याद रखना है। हाँ, उसके बाद भूलना नहीं है उसको। तो 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पीलू पोछ खानवाला ने किस माध्यम में काम किया। पीलू पोछ खानवाला ने किस माध्यम में काम किया है। लकड़ी, पत्थर, पेपर पल्प या एल्युमिनियम और पत्थर। पीलू पोछ खानवाला का कार्य करने का माध्यम क्या था। तो 21वें प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, एल्युमिनियम और पत्थर माध्यम रहा पीलू पोछ खानवाला का। यह भी पूछ सकता है कि एल्युमिनियम और पत्थर माध्यम रहा निम्न में से किस कलाकार का। तो पीलू पोछ खानवाल। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। पूछ रहा है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में 1998 की स्थापना अर्थ की संरचनाएं किसके द्वारा की गई। कॉमन पॉइंट यहां देखते रहिए। एक है अर्थ की संरचनाएं, बनी है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में 1998 में। ठीक है। नालिनी मालानी, शिबू नेतसानो, विवान सुंदरम या शीला गुण। ये जितने मार्क किए हैं ये इसलिए मार्क करता हूं कि आपको पता चले कि क्वेश्चनों का सीरीज बदलेगा कैसे। अगर बदलना हो तो ड्रॉप कर दीजिए आंसर। इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 22 का क्या होगा कि विक्टोरिया मेमोरियल सबसे पहले ये जानिए कि कोलकाता में है, और अर्थ की संरचनाएं जिसकी स्थापना 1998 में हुई। सवाल है किसके द्वारा हुई। तो प्रश्न का इस 22वें उत्तर हो जाएगा विवान सुंदरम के द्वारा। किसके द्वारा। विवान सुंदरम के द्वारा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर की हंचबैक ऑफ द फिशबोन पेंटिंग है। हंचबैक ऑफ द फिशबोन एक पेंटिंग है बनाई गई अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। इतनी बात तो ऊपर ही हो गया। क्या वो कृष्णलीला श्रृंखला है, उमर खयाम की श्रृंखला है, शहजादपुर परिदृश्य की श्रृंखला है या अरेबियन नाइट श्रृंखला है। प्रश्न का सिर्फ इतना ही पूछना है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक पेंटिंग बनाई है जिस पेंटिंग का नाम है हंचबैक ऑफ द फिशबोन। ये जो पेंटिंग नाम है वो इनमें से कौन सी श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है। यानी किस श्रृंखला में इन चारों में से जो है हंचबैक ऑफ द फिशबोन पेंटिंग है। बस इतना ही पूछना है इस प्रश्न का। और इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा डी, अरेबियन नाइट श्रृंखला। ठीक है। हंचबैक ऑफ द फिशबोन पेंटिंग है अरेबियन नाइट श्रृंखला की। तो आपसे प्रश्न ये भी कह सकता है कि अरेबियन नाइट श्रृंखला की अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई इनमें से कौन सी पेंटिंग है। तो ऑप्शन में होगा हंचबैक ऑफ द फिशबोन। तो वहां आप जो है टिक लगा देंगे, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 का कहना है कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो बनवाया गया किसके द्वारा। राजा चंद्रदेव के द्वारा, राजा विक्रम सिंह देव के द्वारा, राजा इंद्र सिंह देव या राजा नरसिंह देव। इनमें से वो कौन सा शासक राजा था जो अपने समय में कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था।
तो मित्रों, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिस शासक ने बनवाया उस शासक का नाम था राजा नरसिंह देव। कौन थे? राजा नरसिंह देव। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 25। 30+ प्रश्नों की सीरीज में 25वें पे पहुंच चुके हैं और आपको कमेंट्स में जानना है कि कितने सही हुए आज। ठीक है। प्रश्न कह रहा है, चिपचिपापन प्रक्रिया के लिए प्रिंट बनाने में किस प्रकार के ब्लॉक की सतह की आवश्यकता होती है? चिपचिपापन प्रक्रिया है। चिपचिपापन प्रक्रिया के लिए प्रिंट बनाने में जिस ब्लॉक की सतह की आवश्यकता हमें होती है वो सतह कौन सा होता है? लकड़ी का होता है। जो ब्लॉक सतह होती है वो लकड़ी का होता है, धातु का होता है, रबड़ का होता है या स्टोन का होता है। स्टोन मीन्स बोले तो पत्थर। ठीक है। तो किसका होता है चिपचिपापन प्रक्रिया में प्रिंट बनाने के लिए ब्लॉक की सतह किस चीज की बनी होती है? बस ये कह रहा है। यहाँ आवश्यकता होती है कह रहा है, वहाँ आप ये कह सकते हैं कि किस चीज की होती है इन चारों में से। तो मित्रों, वो होती है आपकी धातु की। किसकी होती है? धातु की होती है। ब्लॉक वो धातु की होती है जिसका चिपचिपापन प्रक्रिया में प्रिंट बनाने में किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का कहना है, कृष्णा रेड्डी संबंधित है। कलाकार कृष्णा रेड्डी संबंधित है मीन्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं कह लीजिए। बस यही प्रश्न पूछ रहा है। संबंधित का मतलब यहाँ पे आशय से यही हुआ। तो 26वें प्रश्न का हमारा उत्तर होगा हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। कृष्णा रेड्डी जो है वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, कलाकार कृष्णा रेड्डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। इन बेटिगिंग एनिमेशन में गति का भ्रम पैदा करने में मदद करता है निम्न में के बीच के चित्र हैं। यानी कि इनमें से किसके बीच के चित्र इन बेटिगिंग एनिमेशन में गति का भ्रम पैदा करने में हेल्प करता है? एनिमेशन आपको पता ही होगा। एनिमेशन जो कार्टून वाली फिल्में बनी होती हैं वो एनिमेशन फिल्में कही जाती हैं। और इनमें से इन चारों में से किस चित्र के बीच में, यानी इन चारों में से चित्र के बीच में जो गति का भ्रम पैदा करता है एनिमेशन में, इन बेटिंगिंग, वो मदद करता है। वो भ्रम जो पैदा करता है, वो भ्रम पैदा करने में मदद इन चारों में से कौन सा हिस्सा करता है ये पूछ रहा है बस। इसमें एनिमेशन में जो गति का भ्रम पैदा करता है चित्रों के बीच में, ठीक है, इनमें से कौन सा है वो जो मदद करता है ये सब करने में? बस इतना ही प्रश्न पूछ रहा है। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुंजी फ्रेम। कुंजी फ्रेम एनिमेशन के चित्रों के बीच में भ्रम पैदा करता है इन बेटिंग में। ठीक है, मदद करता है वो भ्रम पैदा करने में। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न का कहना है 28वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन प्रख्यात कला समीक्षक है? मशहूर कला समीक्षक के रूप में इनमें से किसे हम जानते हैं? A.S. रमन को, R.K. नारायण, सत्यदेव दुबे या इनमें से कोई नहीं? तो प्रख्यात बोले तो मशहूर कला समीक्षक के रूप में हम किसे जानते हैं इसमें से, यही पूछ रहा है 28वां नंबर प्रश्न हमारा। और इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा A.S. रमन को। प्रख्यात कला समीक्षक A.S. रमन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है 29 नंबर प्रश्न है और प्रश्न का कहना है कि निम्नलिखित में से किसके चित्रों का संबंध मंजीत बाबा से है? किसके चित्रों का रिलेशन कलाकार मंजीत बाबा से रहा? नीलिमा शेख के चित्रों का, नीलिमा मलानी के चित्रों का, अर्पिता सिंह या अर्पणा कौर?
इनमें से वो कौन सा कलाकार है आधुनिक युग का जिसके चित्रों का संबंध मंजीत बाबा के चित्रों से रहा। ठीक है, मंजीत बाबा से रहा। ठीक है, आधुनिक युग के एक और चित्रकार मंजीत बाबा, बहुत सारी बेहतरीन पेंटिंग जो है मंजीत बाबा ने किया है। तो बस संबंध पूछ रहा है और इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा डी, अर्पणा कौर। किसका रहा है? अर्पणा कौर का रहा है मंजीत बाबा के चित्रों, यानी अर्पणा कौर का चित्रों का संबंध मंजीत बाबा से है। ठीक है, अगला प्रश्न 30+ प्रश्न की सीरीज सुपर संडे आज की चल रही है और सुपर संडे में मित्रों आपका 30+ सीरीज में 30वां प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे और प्रश्न संख्या 30 का कहना है कि नर्क के द्वारों का मूर्तिकार कौन है? नर्क के द्वारों, इसका मूर्तिकार कौन है? अरिस्टाइल्ड माइलोल, अगस्त रोडिन, लिप चिटर्स या जेम्स एंसोर? कौन है इन चारों में से यूरोपीय शैली का चित्रकार, मूर्तिकार कह लीजिए, जिसने नर्क के द्वार मूर्ति को बनाया? तो मित्रों हमारे तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, अगस्त रोडिन। नर्क के द्वार के मूर्तिकार हैं अगस्त रोडिन। आगे बढ़ते हैं, 30+ प्रश्नों की सीरीज का प्लस यहाँ से शुरू हो गया। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की यूनानी मूर्ति कौन नहीं है इनमें से? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी मूर्ति है यूनानी मूर्ति, लेकिन नहीं है ये पूछ रहा है। ईसा पूर्व से पहले शताब्दी थी चौथी। ठीक है, 4वीं शताब्दी थी, यूनानी मूर्ति का हिस्सा नहीं है। स्कोप्स, लिसिपस, प्रैक्टेल्स, प्रैक्सटेल्स या फिडियास? तो कुछ प्रश्न थोड़े टेढ़े हैं इसमें और उनको लेने का बस इतना ही मकसद है कि कला के यूपी के कंपटीशन के अलावा बाकी किसी भी राज्य में जो कंपटीशन होते हैं वहाँ में जो है प्रश्नों की सीरीज मैंने देखा है कुछ हट के बनते हैं, तो वहाँ के लिए देखते हुए भी कुछ प्रश्नों को इस तरह के लिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा फिडियास। ठीक है, फिडियास जो है वो यूनानी मूर्ति का हिस्सा नहीं है, ईसा पूर्व के 4वीं शताब्दी का। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, कहना है स्पूत के किस भाग को हर्मिका कहा जाता है? हर्मिका स्पूत जो होते हैं, जैसे कि कुशीनगर में इस तरह से आर्च टाइप में स्पूत हैं बने हुए बौद्ध समय के, तो स्पूत में कौन सा भाग होता है जिसको हम हर्मिका के नाम से जानते हैं? ठीक है, जो स्तंभ वाला होता है उसका ऊपरी भाग जो होता है उसको कहते हैं, या द्वार के ऊपरी भाग जो द्वार बने होते हैं उसके ऊपरी भाग के हिस्से को कहते हैं, या छत्र का ऊपरी भाग होता है उसको कहते हैं, या ऊपरी भाग और जो गोलार्ध होता है यानी ऊपरी भाग गोलार्ध होता है उसको कहते हैं, ये पूछ रहा है। बस इतना ही पूछना है। प्रश्न संख्या 32 का स्पूत के कौन से भाग को हर्मिका कहा जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊपरी भाग गोलार्ध के हिस्से को हर्मिका कहा जाता है स्पूत में। अगला प्रश्न है कोंटे का प्रयोग किया जाता है? कोंटे का यूज पेंटिंग में किया जाता है, लिथोग्राफी में किया जाता है, स्क्रीन प्रिंटिंग में या मूर्तिकला में? तो कोंटे का प्रयोग इनमें से किस तरह के कला में यूज किया जाता है? बस इतना ही पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 33 30+ प्रश्नों की सीरीज का सुपर संडे में आपका 30+ प्रश्नों की सीरीज का 33 नंबर प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वो हो जाएगा मित्रों लिथोग्राफी। कोंटे का प्रयोग लिथोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि लिथोग्राफी में प्रयोग किया जाता है निम्न में से किसे? तो कोंटे। ठीक है,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न का कहना है कि द लाइफ ऑफ ए वर्जिन, द लाइफ ऑफ ए वर्जिन एक है, लाइफ ऑफ ए वर्जिन जो है क्या है? पेंटिंग है, मुरली है, वुडकट है या मूर्तिकला है? मैंने आपको बताया भी था कई बार प्रश्न बनाते हुए जब चेंजिंग करता हूं तो कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इस तरह से पूछते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए आज एक ही लाइन में ये प्रश्न पूछा है कि द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है। तो कभी कभी मैं कुछ प्रश्नों को पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं देखिएगा कभी कभी देखता हूँ कि कई जगह पेंटिंग होते हैं, कई जगह मूर्ति शब्द का इस्तेमाल किया होता है। तो यही चीज़ यहाँ आपसे पूछा है इसने, ठीक है। तो प्रश्न क्या था मित्रों? 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा था द लाइफ ऑफ ए वर्जिन, यानी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कुछ प्रश्न में आते हैं कि ये पेंटिंग है, ये मूर्ति है, ये एक्रिलिक में बना है, ये एचिंग में बना है, ये फ्रेस्को में बना है, ये भित्ति चित्र है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो है आते हैं, उसमें ये शब्द जुड़ा होता है। तो उसी तरह से देखिए एक लाइन में ये प्रश्न पूछ दिया कि द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है। तो मित्रों, द लाइफ ऑफ ए वर्जिन एक वुडकट है। क्या है? क्या है? एक वुडकट है। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन एक वुडकट है, ठीक है। और चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, बैक टू बैक बेहतरीन 30+ प्रश्नों की संडे सुपर सीरीज के आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि प्राणनाथ मांगो की पेंटिंग का शीर्षक क्या है? प्राणनाथ मांगो, उनकी पेंटिंग का जो शीर्षक रहा है वो क्या रहा है? मछली पकड़ना, हल्दी ग्राइडर, माँ और बच्चे या शरद ऋतु? तो 30+ संडे सुपर सीरीज में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं यह आपको करना है कमेंट्स। और बिना निराश हुए, कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके परफॉर्मेंस कुछ अच्छे नहीं होते हैं तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अपनी कमी नहीं कहा जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि हमने कुछ सीखा है आज, ना कि हम सुने हुए हैं। ये शब्द नहीं यूज करना है आपको। आपको अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। जब हम नहीं लो हैं तो आप क्यों कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं मित्रों? और इस 35वें नंबर प्रश्न यानी 30+ प्रश्न के वीडियो सुपर संडे के सीरीज का आखिरी प्रश्न का उत्तर आपका जो है वो होगा मित्रों मछली पकड़ना। प्राणनाथ मांगो का जो पेंटिंग शीर्षक है वो है मछली पकड़ना। प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे चेंज करके कि मछली पकड़ना पेंटिंग शीर्षक निम्न में से किसका है? तो प्राणनाथ मांगो का। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये 30+ सुपर संडे सीरीज कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो उम्मीद करता हूँ कि लाइक ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही बाकी लोग जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपके ही हेल्प से हमें सपोर्ट मिलेगा। खासकर जो बाहरी यूपी के राज्य से बाहर हैं, जो कला की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने इलाके में जो है ये शेयर करना है ताकि वहाँ के लोग भी जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नए करने की जो है ललक और बने हमारे अंदर। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। कर फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।